हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी। इस वीडियो में हम जीओसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट और एम इफेक्ट। देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स whose properties are not explained by their single structure. So there are number of structures explained called as resonating structures और canonical structures. बहुत सारे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। Actual structure of a given species is its resonance hybrid, means structure which is resonance hybrid of all resonating structures. This will explain all the properties of respective molecule. मतलब पूरे मॉलिक्यूल का एक जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। वो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज अपने को शो कर देता है। रेजोनेंस के कंडीशंस के लिए आपके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। फ्यू एग्जांपल्स है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के, जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको अपन पाए सिग्मा पाए कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर एक ही बात होती है रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल, ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम जैसे ROCH2+, ये भी एक लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। CH2 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाले में पाए सिग्मा पाए और डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, फोर्थ वाला कॉन्जुगेटेड नहीं है, फिफ्थ वाला कॉन्जुगेटेड नहीं है, सिक्स्थ वाले में भी डबल सिंगल डबल पाए सिग्मा पाए कॉन्जुगेशन है, सेवंथ वाला कॉन्जुगेटेड नहीं है, एट्थ वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ऑक्सीजन का लोन पेयर नाइट्रोजन से अटैच कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, वो सब कॉन्जुगेशन में है। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये आपस में कॉन्जुगेशन में है। उसके बाद जो आपका नाइन्थ है वो भी कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। और टेंथ वाला है, ये भी कॉन्जुगेशन में है। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे अपन बोलते हैं क्विनॉल। आगे एल्कोहल्स चैप्टर के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के रूल्स। गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पोजीशन होनी चाहिए एटम की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हैं वो लुईस डॉट फार्मूला को ओबे करना चाहिए। मतलब कि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, हाइड्रोजन डाईवेलेंट नहीं हो सकता। मतलब अपनी वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी को वो आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते। नाइट्रोजन कैन बी पेंटावेलेंट, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट एंड हाइड्रोजन कैन नॉट बी डाईवेलेंट। थर्ड पॉइंट है, जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हैं उनके अंदर नेट चार्ज मस्ट बी सेम। जो नेट चार्ज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर वो उसके इनिशियल स्ट्रक्चर से मिलना चाहिए। नेट चार्ज मस्ट बी सेम। एटम्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी कोप्लेनर और शुड बी कोप्लेनर। एटम्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में है वो कोप्लेनर होने चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनके पास काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और उनका octet incomplete है, so you must avoid these type of resonating structures as you can see in the example। जैसे CH2C डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो कार्बन के साथ और ऐसे रेजोनेंस कर सकते हैं। तो रेजोनेंस करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको अवॉइड करना है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर्स आपको अवॉइड करना है। हाईली इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एज दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एटम इज कंप्लीट इज मोर स्टेबल। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे जिनके अंदर ऑक्टेट हर एटम का कंप्लीट होगा। स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स के। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो आपको पोलैरिटी चेक करनी है। चेक द पोलैरिटी। नॉन पोलर और चार्जलेस स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन पोलर स्पीशीज और चार्ज्ड स्पीशीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू रिमेंबर इट।
नेक्स्ट इफ पोलैरिटी इज सेम, अगर पोलैरिटी सेम है तो आपको नीचे दिए गए रूल्स को फॉलो करना है, फॉलो द गिवन रूल्स। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी काफी एग्जांपल्स के थ्रू समझा है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट है पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर सेम चार्ज क्लोजर है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर सेम चार्ज अपार्ट है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, तो ये जितना ज़्यादा दूर होंगे उतनी ही, ये जितना ज़्यादा पास होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। और प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये जितना ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अपोजिट चार्ज क्लोज होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अपोजिट चार्ज अपार्ट होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे कि अब आप आगे एग्जांपल में अपन समझते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फिनॉल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उससे रेजोनेंस होकर सेकंड स्ट्रक्चर बना, सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, फिर थर्ड बना, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ, ये ऐसे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। अब अपन इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर्स है वो तो एक दूसरे के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो चार्जलेस है, नॉन पोलर है। सेकंड एंड फोर्थ में क्या है? नॉन पोलर है। फर्स्ट एंड फिफ्थ वो चार्जलेस है। सेकंड एंड फोर्थ में क्या है? अनलाइक चार्जेस क्लोजर है, और थर्ड में अनलाइक चार्जेस अपार्ट है। तो हमने जो स्टेबिलिटी रूल्स पढ़ा उनके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आ जाएगा, फर्स्ट एंड फिफ्थ, देन सेकंड, फोर्थ, देन थर्ड। If unlike opposite charges are present on adjacent position and they can form bond, then that resonance structure should be avoided. ऐसे resonance structures को आपको avoid करना है जिनके अंदर अनलाइक चार्जेस आसपास हैं और वो बॉन्ड बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। अनलाइक और अपोजिट मीन्स द सेम। नेक्स्ट भी एक कंपाउंड है, इसके अंदर भी अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। जैसे फर्स्ट के अंदर से चार्ज डिलोकलाइज होके आगे जाएगा तो एक ऐसे सेकंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकंड स्ट्रक्चर में भी चार्ज डिलोकलाइजेशन होके थर्ड बन जाएगा। ऐसे फर्दर थर्ड से फोर्थ बन जाएगा चार्ज का मूवमेंट होके, और फोर्थ से फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ से सिक्स्थ आ जाएगा। अब वापिस से अपन को इनकी स्टेबिलिटी ही कंपेयर करनी है सारे स्ट्रक्चर्स की। तो जैसे देखिए फर्स्ट और सिक्स्थ वाला जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट और सिक्स्थ वाला, ये तो मतलब चार्जलेस स्ट्रक्चर्स है और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। सेकंड और फोर्थ में अपोजिट चार्ज क्लोजर है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू, थर्ड एंड फोर्थ में अपोजिट चार्ज क्लोजर है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू सेकंड एंड फोर्थ जिनमें अपोजिट चार्ज अपार्ट है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स विद मोर बेंजीन रिंग्स आर मोर स्टेबल, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन मोर स्टेबल देन नेफ्थलीन इज मोर स्टेबल देन एंथ्रासीन। इनका ऑर्डर ये रहेगा। रेजोनेंस तीनों में है, रेजोनेंस इज देयर इन प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स, बट मोर बेंजीन रिंग अराइजेस टू मोर स्टेबिलिटी। Now second is R effect or M effect. These are one of the same things. Permanent polarization arises due to transfer of electron pair in a conjugated system is R or M effect. Permanent polarization होता है due to transfer of electron pair एक conjugated system के अंदर, वो R effect और M effect होता है। दो तरह का effect होता है, प्लस R effect और माइनस R effect, और प्लस M effect और माइनस M effect। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बेंजीन रिंग पे तो प्लस आर इफेक्ट है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है। नेक्स्ट इज प्लस आर प्लस एम और माइनस आर माइनस एम ग्रुप्स डेफिनेशंस एंड देयर डिस्टिंक्शंस। इफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज बॉन्डेड विद एन एटम कंटेनिंग लोन पेयर, ऐसा कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो कि किसी ऐसे एटम से अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस से प्लस आर शो करेगा। माइनस आर होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बॉन्डेड विद एन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम बाय अ पाई बॉन्ड, वो माइनस आर ग्रुप होगा। मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो कि प्लस आर शो कर सकता है, उससे आपने ऐसा एटम अटैच कर दिया जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उससे वाया पाई बॉन्ड, तो वो कंप्लीट सिस्टम माइनस एम ग्रुप बन जाएगा विद रिगार्ड टू द अटैच्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे कि फर्दर एग्जांपल्स में देख सकते हैं NO2 माइनस एम ग्रुप है। ऐसे हमने आगे सारे लिस्ट अप कर दिए हैं कौन कौन से माइनस एम है, कौन कौन से प्लस एम है। यू कैन रीड आउट फ्रॉम बाय पॉजिंग योर वीडियो, यू कैन रीड आउट देम।
बोथ प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप डज नॉट अफेक्ट मेटा पोजिशंस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज एम इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। इट इज नॉट लाइक आई इफेक्ट दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। एम इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग while meta is unaffected। जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू मीजोमेरिक इफेक्ट और एम इफेक्ट। ग्रुप शोइंग प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज साइन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, while माइनस एम डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बट इंक्रीजेज एट मेटा पोजिशन। एम इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इक्वली एज इट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, बट आई इफेक्ट विल बी मैक्सिमम एट ऑर्थो पोजिशन एंड मिनिमम एट पैरा पोजिशन एज इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये एम इफेक्ट और आई इफेक्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस है, बोर्ड्स लेवल पे स्कूल के अंदर ये पूछा जा सकता है, तो इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड लेवल एज वेल एज जेई मेंस लेवल। इट्स टाइप ऑफ CBR, that is चल बेटा रट ले, what we call is in general m effect of a group dominates over I effect। जनरली m effect I effect से ज़्यादा होता है, बट इन सम केसेस आई इफेक्ट्स बिकम डोमिनेंट ओवर एम इफेक्ट। आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाता है एम इफेक्ट से कुछ केसेस में, जैसे कि हेलोजेंस का केस अगर अपन देखें, हेलोजेंस एक्सेप्शंस में आते हैं विथ रिगार्डिंग टू एम इफेक्ट। ये एक एक्सेप्शंस है, इनके अंदर आई इफेक्ट एम इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करेगा, जैसे कि हेलोजेंस जैसे FCl BrI, इनका जो माइनस आई होता है वो M से ज़्यादा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इट्स अ टाइप ऑफ CBR और MTR। Plus M order is F then Cl then Br then I, their minus I order is FCl BrI। तो इनका जो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है वो होता है I Br Cl F। ये एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, इसको आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर आई इफेक्ट एम इफेक्ट पे डोमिनेट करता है वो होता है COO माइनस ग्रुप। इसका प्लस आई जो होता है इसके माइनस एम पे डोमिनेट करता है। हमको पता है जो COO माइनस है, ये एक्सेप्शन है, COO माइनस जो है इसकी मोर टेंडेंसी होती है, मोर टेंडेंसी इन इन्वॉल्विंग इन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो ये प्लस एम शो करने की बजाय प्लस आई ज़्यादा शो करता है, जिससे कि क्या होता है इसका ड्यू टू इन्वॉल्विंग इन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये रेजोनेंस में जाना कम पसंद करता है विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, और ये अपने अंदर ही रेजोनेंस ज़्यादा प्रेफर करता है। इट्स इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज योर ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR। ऑर्थो इफेक्ट SIR पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बल्की ग्रुप्स होते हैं और कौन कौन से स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं। ऑर्थो इफेक्ट SIR भी इंपॉर्टेंट है विथ रिगार्ड्स टू योर जेई एडवांस लेवल। जेई मेंस में इतना नहीं पूछा जाता है, जेई एडवांस में काफ़ी वास्ट लेवल पे पूछा जाता है। आपको रिमेंबर करना है कि बल्की ग्रुप्स कौन कौन से हैं। जो बल्की ग्रुप्स है वो हैं COOH, NO2, SO3H, R दैट इज योर एल्काइल ग्रुप, देन Br, then I, then NR2 plus, then NH3 plus। कुछ स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं लाइक NH2, OH, Cl, F एंड देन योर OCH3। नाउ ये आपको याद रखने हैं कौन से बल्की होते हैं कौन से स्मॉलर होते हैं। नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड फॉर अ बल्की ग्रुप and it is observed when at least two groups are present on ortho position of benzene ring in which one of the groups should be bulky। हमेशा तब कंसीडर किया जाएगा जब एटलीस्ट दो ग्रुप हो, मतलब कम से कम दो, और एक ग्रुप जो हो वो बल्की ग्रुप होना चाहिए, तभी अपन ऑर्थो इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज SIR दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये इसका फुल फॉर्म है। रेजोनेंस in exhibition of resonance, restriction in exhibition of resonance due to steric hindrance is known as your SIR effect. In case of 1,2 disubstituted benzenes, it is important, we will be studying only 1,2 disubstituted benzenes. In case of 1,2 disubstituted benzenes, if the substituents are bulky, then due to steric hindrance or van der Waals repulsion or steric repulsion, the group go out of plane with respect to benzene ring. Groups go out of the plane with respect to benzene ring. For example, this marker is in the plane and this red marker is your benzene ring. They are in the same plane. After attaching bulky group, they go out of the plane like this. They become perpendicular to each other.
Next important point is SIR effect is directly proportional to size of the group. It's an important point. You just need to remember it or you just need to memorize it. SIR is directly proportional to size of the group. जैसे in coming example 1, 2 और 3 में आपको SIR order बताना है तो 3 2 से ज़्यादा होगा, 2 1 से ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ग्रुप 3 में बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है, बहुत ज़्यादा बल्की है. 2 थोड़ा कम बल्की है और 1 उससे भी कम बल्की है. 3 मोर बल्की है. तो 3 2 1 ये जो है ऑर्डर हो गया. नेक्स्ट इज FCl-BrI, फ्लोरो बेंजोइक एसिड, क्लोरो बेंजोइक एसिड, ब्रोमो बेंजोइक एसिड, आयोडो बेंजोइक एसिड. साइज आयोडीन का सबसे बड़ा है तो ऑर्डर हो जाएगा 4 3 2 1 एस SIR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. साइज ऑफ आयोडीन इज लार्जेस्ट इन ऑल. जो काम की बात है वो ये है कि बेंजीन पे एक ग्रुप अटैच्ड है G. अब इसके पास दो पोजीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली. इसमें अगर आप एक ग्रुप अटैच कर देते हैं ग्रुप G1 तो आपको ऑर्थो इफेक्ट कंसीडर करना है, और दो बल्कि ग्रुप्स अटैच कर देते हैं G1 और G2 तो आपको SIR कंसीडर करना है. दिस इज योर पॉइंट टू बी नोटेड. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस. अब हम रेजोनेंस की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. जैसे कि पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी यू जस्ट रिमेंबर दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M ग्रुप्स. In the next question you have to tell the order of carbocation stability. बेंजीन है OHS CH2+ है, सेकंड में बेंजीन NO2 CH2+. ऑर्डर इज 1 greater than 2 as OH is +M and NO2 is -M. सेकंड इज और C6H5+ CH3 CH2+, C6H5 CH2+, C6H5 CH2 CH2+. The order is 3 then 2 then 4 then 1. It is self-explanatory as due to resonance. Next is CH3 CH2O CH2+, CH3O CH2 CH2+, then CH2 double bond CH CH2+. The order will be 1 then 3 then 2. 1 then 3 then 2. Just remember any time ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब भी कार्बोकेटाइन से पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे ग्रुप एटम्स आ जाएंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बोकेटाइंस. सो 1 then 3 then 2 ड्यू टू +M ऑर्डर. सो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. नेक्स्ट इज अगेन यू हैव टू टेल द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइंस. OCH3 CH2+, then NO2, one is CH3 and second is CH2+. It's important and it's a conceptual question. You will learn many things from this question. The order is 3 then 4 then 1 then 2. अब देखते हैं ये ऑर्डर आया कैसे. सबसे पहले देखेंगे CH3 में, थर्ड ऑप्शन में सिर्फ CH3 का प्लस आई है, कोई -M +M ग्रुप्स नहीं है तो वो और वो मेटा पे उसके रेस्पेक्ट में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 3. फिर 4 में रेजोनेंस है, रेजोनेंस 3 में भी है लेकिन उसमें प्लस आई था. 4 में सिर्फ रेजोनेंस है तो वो, और 1 के अंदर OCH3 और 2 में NO2 है. NO2 का मेटा पे क्या लगेगा? -M लगेगा, और OCH3 का +M लगता है ऑर्थो पैरा पे और -I लगता है मेटा पे. तो OCH3 का तो आपको याद ही रखना है कि +M एट ऑर्थो पैरा एंड -I एट मेटा, ये इंपॉर्टेंट है. तो जो नेट ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 देन योर 4 देन 1 देन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ही बतानी है, तो ऑर्डर रहेगा वो 2 1 3 रहेगा. सेकंड में क्या है? OCH3 का +M लगेगा पैरा पोजीशन पे, वो ज़्यादा स्टेबल है. CH2+ जो है OCH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पे है. 1 में सिर्फ रेजोनेंस, सेकंड पे -M लगेगा पैरा पोजीशन पे, सेकंड पे -M लगेगा पैरा पोजीशन पे NO2 का, तो वो ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा है तो वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा. तो नेट ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3. सेकंड इज और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन. कार्बोनाइन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M ग्रुप. You now coming to the question, you have to tell the stability order of these 4 carbanions. The coming order is 1 then 2 then 3 then 4. In 1 and 2 जो पहले दो हैं उनके अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है, तो वो तो ज़्यादा स्टेबल होंगे. थर्ड और फोर्थ के अंदर देखें, फोर्थ के अंदर +I लग रहा है CH3 का, तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा. आपको हमेशा रेजोनेंस को पहले कंसीडर करना है इन टेलिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन. जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे पहले आपको रेजोनेंस कंसीडर करना है, देन +M -M देन +I -I देन योर हाइपर कॉन्जुगेशन. इसके हिसाब से आपको सारे ऑर्डर्स बताने हैं कभी भी कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के.
next is CH2 minus CH double bond CH2, CH2 minus CH double bond NH, CH2 minus CHO. रेजोनेंस तो तीनों के अंदर ही हो रहा है. रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री. द ऑर्डर इज 3-2-1. नाउ चेक minus I, as minus I also stabilizes carbon, and we have learnt in the last video. So the order is 3 then 2 then 1 as minus I of the order written is correct. The minus I of oxygen is more than nitrogen, then carbon. Just correct it. The minus I order of oxygen, then nitrogen, then carbon. So the order is 3-1. Yeah, correct here. Oxygen, then nitrogen, then carbon. The order is 3 then 2 then 1. It is self-explanatory on behalf of minus I group. You have to tell the H plus giving tendency of order in this following compound. Alpha, beta, gamma are the following hydrogen. The order is alpha will be released first, then beta, then gamma. कार्बोनाइन बनाएं और देखें अल्फा वाला कार्बोनाइन बनेगा, ऑक्सीजन की रेजोनेंस से दो तरफ से माइनस आई लग रहा है. बीटा में ऑक्सीजन का रेजोनेंस से एक तरफ से माइनस आई लग रहा है. गामा में सिर्फ दो रेजोनेंस से माइनस आई नहीं लग रहा. तो अल्फा सबसे ज़्यादा स्टेबल है. जो भी ये वाला स्ट्रक्चर होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है बिटवीन टू डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम. दो CO बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन होता है. इसको अपन एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन बोलते हैं. ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन में से होता है. दो CO के बीच में जो कार्बोनाइन बनता है, दो CO के बीच में जो हाइड्रोजन होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन. इट्स एसिडिक ऑर्डर इज सेम, मतलब बिल्कुल बराबर सा ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन. जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन होते हैं उनके जस्ट बराबर सा इसका ऑर्डर होता है, मोस्ट एसिडिक होता है. तो ऑर्डर इसका आ जाएगा अल्फा, बीटा, गामा. देन बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन भी अपन कर सकते हैं. जैसे CC प्योर सिंगल बॉन्ड है, CC ये जो डॉटेड दिख रहे हैं ये पार्शियल डबल बॉन्डेड ड्यू टू रेजोनेंस. देन C डबल बॉन्ड C जो है ये प्योर सिंगल बॉन्ड है. ये जो है ये पार्शियल डबल बॉन्डेड ड्यू टू रेजोनेंस जो अराइज हुआ है. आपको इन क्वेश्चंस के अंदर CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताना है. CO bond length order, the order is 4 then 3 then 2, 4 then 3 then 1 then 2. 4 क्योंकि 4 तो जो है वो प्योर सिंगल बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसी की होगी. सेकंड वाला जो है वो प्योर डबल बॉन्ड है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ उसकी होगी. थर्ड वाले में देन 4 then 3 then 1 then 2. ओके, जो 1 वाला है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, 2 वाला प्योर डबल बॉन्ड है. तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर है 4 3 2 1. Next is bond energy is directly proportional to bond order is inversely proportional to bond length. ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी है, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत काम आती है. बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ के बीच में डायरेक्ट इनवर्स रिलेशंस जो होते हैं ये बहुत काम आते हैं. नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. सी इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग क्वेश्चंस. डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ p ऑर्बिटल इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन. इसको अपन सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं. जो अपना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एक तरह से ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है. इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एट सैचुरेटेड कार्बन विच इज अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू योर एल्कीन्स, एल्काइंस, कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड मैनी मोर. ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये याद रखनी है. मतलब कार्बोकैटायन कार्बोनाइट से जस्ट अटैच्ड कार्बन होगा, उससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा. जैसे कि नेक्स्ट में आप देख सकते हैं CH2 से अटैच्ड है एक H, उससे CH देन डबल बॉन्ड CH2. तो ये जो H है ये ऐसे बॉन्ड शिफ्टिंग होती है और ये जो CH2 का खाली p ऑर्बिटल है उसमें चल जाता है और H प्लस अलग से रिलीज हो जाता है और कार्बन पे एक अलग से नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि CH2 माइनस बन जाएगा. ये एक सिग्मा बॉन्ड है और इसका p ऑर्बिटल है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा p कॉन्जुगेशन और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन. एक तरह से सिग्मा और p ऑर्बिटल के अंदर ये रेजोनेंस हो गया. ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप देख सकते हैं H बन रहा है, ये कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग हो रही है, ये H अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ये आ रहे हैं और फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हाइपोथेटिकल. इसको अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं और इसके दूसरे नाम होते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस. और इसको 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था बेकर और नाथन. तो इसको अपन बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट. दीज आर जस्ट बुकिश नेम, जस्ट रीड देम वंस, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. जस्ट रिमेंबर नो बॉन्ड रेजोनेंस. इसके कॉजेज नॉट कॉजेज, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इस इफेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं, नॉट कॉजेज सॉरी, रिजल्ट्स जो हैं, रिजल्ट्स इस इफेक्ट के क्या क्या है?
पहला रिजल्ट है देयर इज सम आयोनिक करेक्टर इन CH बॉन्ड, CH बॉन्ड के अंदर कुछ आयोनिक करेक्टर है तभी H प्लस निकला है और CH2 माइनस बना है। दूसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अक्वायर सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। लेफ्ट साइड की स्लाइड में आप देख सकते हैं जो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, एज आगे हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये काउंट करने पड़ेंगे। जैसे इस एल्कीन में 3 3 6 3 9 3 12 सॉरी 12 अल्फा हाइड्रोजन से इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 12 अल्फा हाइड्रोजन से। देन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होती है अल्फा हाइड्रोजन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपको याद रखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्डर जो होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम का वो HDT होता है। लास्ट वीडियो में हमने इसका प्लस आई ऑर्डर बताया था, वो भी याद रखना है और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्डर भी याद रखना है। जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उससे अपन कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन इन सब की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। अगर आपको कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है तो उनके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो है रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन योर आई इफेक्ट। अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, सबसे पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन फिर आई इफेक्ट, आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है। अगेन हेलोजेंस के लिए अगेन एक्सेप्शनल ऑर्डर है, हमको पता हेलोजेंस के लिए आपको ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है, आई इफेक्ट देन रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि हेलोजेंस का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो उनके प्लस एम इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, ये हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा है। तो एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, इट्स अ टाइप ऑफ CBr, जस्ट रिमेंबर इट। Free radical stability is directly proportional to number of alpha hydrogens. Stability of alkene is also directly proportional to number of alpha hydrogens. So you can see that alpha hydrogen hyperconjugation is an important concept. It's used in many questions. So counting alpha hydrogen is important. नेक्स्ट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये होती क्या है वो समझ लेते हैं। व्हेन एन एल्कीन और एल्काइन अंडरगो हाइड्रोजनेशन हीट इज रिलीज्ड कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब भी एक एल्कीन और एक एल्काइन होगा, जब भी एक एल्कीन और एल्काइन होगा उसको जब अपन हाइड्रोजनेट करेंगे तो हीट रिलीज होगी, उसको अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जब हमें हीट पर पाई बॉन्ड आस्क्ड है, कुछ क्वेश्चंस में हीट पर पाई बॉन्ड भी आस्क्ड होती है, तो यू जस्ट नीड नॉट टू डू नथिंग, जस्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर निकाले और उसे रिवर्स कर दे एज हीट पर पाई बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है। हीट पर पाई बॉन्ड बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इनवर्स होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, ऑर्डर रिवर्स करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका जो है वो है हीट ऑफ कंबशन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्ट, अगर कार्बन एटम सेम है तो हीट ऑफ कंबशन जो होगा वो सेम होगा। अगर कुछ जैसे हीट पर पाई बॉन्ड पूछा जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम भी पूछा जाता है। तो हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम अगर पूछा गया है, इफ आस्क्ड, देन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। just need to do nothing, reverse the order of heat of combustion, as heat of combustion per carbon atom is inversely proportional to heat of combustion. So ये इसके ऑर्डर को आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिवर्स करना है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर अपन इसको क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आज अपन ने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थ्योरी वाइज सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे in the part 3 of our video. Thank you for watching. Like, share and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for further updates.